Hello everyone. At first, a very hearty and cheerful good morning to all of you. It's good to meet you again. My name is Nimisa Raj. तो नमस्कार, चलते हैं टारगेट नेट जेआरएफ 2020 की ओर। आज हम लोग पेपर 1 के टॉपिक शिक्षण का स्तर लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण का स्तर कैसा कैसा होता है, कौन कौन सा होता है। तो शिक्षण के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। पहला जो होता है वो होता है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर या फिर स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था उसको कहते हैं, इंग्लिश में मेमोरी लेवल। दूसरा जो होता है बोध स्तर या अवबोध स्तर या फिर समझ स्तर। बोध कहो, अवबोध कहो या समझ स्तर कहो, इसका इंग्लिश होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा जो होता है वो होता है चिंतन स्तर, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। तो सबसे पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर। मेमोरी लेवल, नाम से ही पता चल रहा है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी स्तर जो थे उसके प्रवर्तक कौन थे? शिक्षण के स्तर के जो मेमोरी स्तर थे उसके प्रवर्तक थे हर्बर्ट। हर्बर्ट शिक्षण मॉडल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बर्ट शिक्षण मॉडल। और बोध स्तर या अवबोध स्तर के थे प्रवर्तक थे मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन, इसलिए उनको मॉरिसन का शिक्षण मॉडल कहा जाता है। और चिंतन स्तर के जो थे वो थे हंट, उनको हंट का शिक्षण मॉडल कहा जाता है। तो हम लोग शिक्षण के स्तर में मेन रूप से 3 चीज पढ़ेंगे, स्मृति स्तर, बोध स्तर या अवबोध स्तर, तीसरा चिंतन लेवल। चिंतन स्मृति स्तर के हो गए हर्बर्ट और अवबोध स्तर के हो गए कौन? अवबोध स्तर के हो गए मॉरिसन और थर्ड चिंतन स्तर के हंट। अक्सर पूछा जाता है हंट स्तर, हंट शिक्षण स्तर या मॉरिसन क्या है, शिक्षण मॉडल क्या है, या फिर जाके तो हम लोग जान गए कि ये सब शिक्षण के स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्मृति स्तर की जो शिक्षण व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, अवबोध स्तर की क्या होती है, और ये चिंतन स्तर ये इसकी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि शिक्षण एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है, यानी उद्देश्य है उसका, शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो शिक्षार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना, अधिगम उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है। या कह सकते हैं कि शिक्षण जो है वो क्या कहते हैं, मतलब अधिगम तो उत्पन्न करता ही है शिक्षार्थी में, और शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या है तो ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या है। तो कहते हैं कि यह कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है। कक्षा में स्टूडेंट और टीचर के बीच जो इंटरेक्शन होता है और विभिन्न तरह के कार्यों को जो संपन्न करने की व्यवस्था होती है वो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है ना। तो शिक्षण और सीखने का घनिष्ठ संबंध है। पहले भी मैंने बताया था शिक्षण और अधिगम क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो शिक्षण और अधिगम का घनिष्ठ कि शिक्षण सीखने का एक प्रत्यय माना जाता है। शिक्षण क्या है? सीखने का एक प्रत्यय माना जाता है। एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है ना। जैसे 6 का सिलेबस हो गया, 7th का, 8 का, 9th का, 10th का, फिर इसी तरह अपर लेवल 11, 12, ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर पीजी, इस तरह से पढ़ाया जाता है ना। और क्योंकि पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है, पाठ्य वस्तु करिकुलम जब भी डिजाइन किया जाता है तो उसका अपना स्वरूप होता है जिससे शिक्षण के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है। शिक्षण का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षण का जो उद्देश्य है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसका जो एम है वो स्पष्ट होना चाहिए तथा शिक्षक प्रभावशाली साधनों का प्रयोग कर इसे अधिक शक्तिवान बना सकता है। यानी शिक्षक अगर टीचिंग एड्स का यूज करता है और उसको और प्रभावशाली बना सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि आदि मानव जो है
वो इस प्रकार के घरों में रहते थे, ऐसे रहते थे। तो शिक्षक एक ड्राइंग के द्वारा बता सकता है कि उस समय कच्चा मकान था, ये हो गया राव हाउस, फिर धीरे धीरे कैसे हुआ, आग का ही खोज हुआ। तो सबसे पहले आग का कुछ फोटो बना के दिखा सकता है कि आग का खोज कैसे कैसे हुआ। यानी पूरा पाषाण काल में जान तो गए, लेकिन उपयोग करने कैसे सीखे नव पाषाण काल में। उसी तरह से अगर मान लीजिए हिटलर के बारे में बताना है तो हिटलर का फोटो रख दिया सामने, उसके बाद बताया यही वो आदमी था जिसने ये काम किया। तो कहते हैं शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थितियों को हम सतत क्रम यानी एक निरंतर क्रम में विचारशील क्रियाओं या अवधारणाओं या स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। कहते हैं शिक्षण की क्रिया को हम लोग स्तर में विभाजित कर सकते हैं। तो 3 स्तर में तो हम लोग विभाजित किए ही हैं। पहला स्मृति स्तर, और दूसरा अवबोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर, है ना। तो कहते हैं ये अवस्थाएं उच्च अवस्थाओं के लिए पूरक का कार्य करती है। क्या करती है? पूरक का कार्य करती है। जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति में ज्ञान उद्देश्य पूर्वक कार्य करता है। तो स्मृति स्तर क्या है और अवबोध स्तर क्या और चिंतन स्तर क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार नेट के में 1 ना 2 क्वेश्चन इससे रहता है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप उल्टाएंगे तो उसमें भी देखेंगे स्मृति स्तर क्या है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्मृति यानी मेमोरी, यानी मेमोरी लेवल, यानी याद करने पर डिपेंड करता है कितना आप चीज़ों को ग्रहण करते हैं, कितना आप उसको मतलब अपने अंदर आत्मसात करते हैं। आप बोध यानी समझते हैं, आपका समझने का स्तर क्या है, चिंतन स्तर क्या है। तो एक एक करके मैं तीनों स्तर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो कल का वीडियो होगा स्मृति स्तर के बारे में। हम लोग स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर कह दीजिए या मेमोरी लेवल कहिए, उसके बारे में कल जानेंगे। उसके बाद अवबोध स्तर के बारे में बात जानेंगे, फिर चिंतन स्तर के बारे में जानेंगे। इस तरह इन 3 पार्ट में शिक्षण का स्तर कवर होगा। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।